बात है कि दोनों राज्यों के बीच का ये जो सीधी कनेक्टिविटी है वो लोगों को प्रफुल्लित कर रही है, उनको एक सुखद एहसास दे रही है। बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। और यहां से आपको ले चलेंगे पांचजन्य के स्थापना दिवस समारोह में, जिसे संबोधित कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 19 में हर भारतीय नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित की थी। मगर राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने के लिए जल्द ही तत्कालीन शासकों ने भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए उस पर पाबंदियां भी लगा दी। और साथियों, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू किया जाता है, वहीं मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी ही नहीं है, बेहद जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19 के माध्यम से यह इंश्योर भी किया था, यह सुनिश्चित भी किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1951 में, यानी एक साल बाद ही उस संविधान में संशोधन करने की नौबत आ गई, जिसे दुनिया का सबसे उत्तम संविधान माना गया। और आज जो है प्रेस का गला घोटने की बात की जाती है। कारण बहुत साफ था। उस समय की जो सरकार थी उसे पूरे देश पर एक छत्र राजी कर रही थी। उसे विरोध सुनना गवारा नहीं था। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर व्यक्ति को है, और कांग्रेस किसी भी किस्म की आलोचना को दबाने के लिए इतनी उतावली थी, उसने संविधान को ही बदल डाला। मैं दो पत्रिकाओं का यहां नाम लेना चाहूंगा। एक थी क्रॉस रोड्स, जो वामपंथी विचार से प्रेरित थी और मद्रास से निकलती थी, और दूसरी थी इसी विचार परिवार की एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर। ये दोनों ही पत्रिकाएं कांग्रेस को इतनी खटकती थी, इतनी नागवार ये गुजरती थी कि इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। मगर जब कोर्ट ने फैसले उलट दिए तो उसके बाद संविधान में संशोधन करने का मन बना लिया और संविधान में संशोधन कर डाला। संविधान में पहले संशोधन को पारित करने के लिए कई दिनों तक बहस चली, और सदन में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए बिल तो पारित होना ही था। मगर जो बहस इस बिल पर सदन में हुई, उस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो जोरदार बहस की है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1950 के दशक में थी। साथियों, मैं मानता हूं कि आजाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह की वकालत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, वह अपने आप में बेमिसाल है। उसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। मेरी दृष्टि में आजाद भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पैरोकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। मजे की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ये मेरा विनम्र सुझाव है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास इस तरह की स्वतंत्रता हनन करने की घटनाओं से भरा पड़ा है। क्षमा करिएगा, मैंने कुछ कटु बोला है। साथियों, पांचजन्य की यात्रा साधनों के अभाव और सरकारी प्रकोपों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना की जिजीविषा और संघर्ष की एक प्रेरणादायी गाथा है। पांचजन्य राष्ट्रीयता का प्रहरी, सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत और राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं शौर्य का स्वर बना रहा।
पांचजन्य की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। लोग समझते हैं छोटा समाचार पत्र है, साप्ताहिक है, क्या इसकी कोई खास भूमिका है? लेकिन पांचजन्य के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। पांचजन्य स्वाधीनता आंदोलन की मूल प्रेरणाओं से जोड़े रखने के साथ ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के खिलाफ लगातार चेतना पैदा करता रहा, लगातार चेतना पैदा करता रहा, लोगों को चेताता रहा है, सजग करता रहा है। और पांचजन्य राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं की विश्वसनीयता बनाने के लिए दीनदयाल जी और अटल जी ने मिलकर परिश्रम किया है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नहीं बनती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब मिशन की अस्पष्टता होती है तो दमन से आपको दबाया नहीं जा सकता। किसी भी ताकत के आगे न झुकना ही पत्रकारिता की यह असली ताकत है। और जब बिना कारण बताए उस समय की कांग्रेस सरकार ने पांचजन्य का प्रकाशन जब बंद कर दिया तो दीनदयाल जी ने हिमालय का प्रकाशन किया। हिमालय पर रोक लगी तो राष्ट्रभक्त निकलने लगे। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, यदि आप अपने पत्रकारिता के मिशन से डिग जाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से संकट में पड़ जाती है। और साथियों, आज मैं देखता हूं कि तनिक भी विपरीत परिस्थिति पड़ने पर कुछ लोग अपनी धारा बदल देते हैं। ऐसे में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस चुनौती को भी हमको स्वीकार करना होगा। जब देश में आपातकाल लगा तो हम सब ने देखा कि किस तरह एक, ज्यादा कटु हो जाएगा, मीडिया के ही एक थे, सत्ता के सामने रेंगने लगे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो डटे रहे, वो बधाई के पात्र हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक बड़ा मीडिया ग्रुप था। मैं पांचजन्य की विश्वसनीयता को प्रामाणिकता मानता हूं, क्योंकि किसी भी दबाव या दमन के कारण आपने अपने विचार की दिशा नहीं बदली है और देश हित में आपको जो कुछ भी उचित लगा है उसे बेबाकी से जन सामान्य के सामने इस पांचजन्य ने रखा है। चाहे वो 1962 का समय हो या आपातकाल का समय रहा हो, पांचजन्य ने हमेशा मुद्दों की बात उठाई है जो देश और समाज हित से जुड़े होते हैं। यदि मैं कहूं कि अपने 75 वर्षों की लंबी यात्रा में पांचजन्य ने राष्ट्रहित के प्रहरी के रूप में काम किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का जन्म ही विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए हुआ था। एक अंग्रेज बहादुर जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो पहले अखबार इस देश में निकाला वह भी धंधे और मुनाफे के लिए नहीं था। उसका भी उद्देश्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों का भंडाफोड़ करना था। उस अखबार का भी काम यही था। हिक्की के कुछ बिल सरकारी दफ्तरों में रोके गए थे जिसके लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। उसके विरोध में हिक्की ने भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। यानी भारत में किसी अंग्रेज ने अखबार निकाला तो अंग्रेजी प्रतिष्ठान के खिलाफ ही निकाला। यह है भारत का चरित्र, भारत की मिट्टी का करिश्मा है, भारत की संस्कृति का करिश्मा। यदि अंग्रेज ने भी यहीं से यदि अखबार निकाला तो वो भी जो अंग्रेजों का प्रतिष्ठान था, सत्ता का प्रतिष्ठान था, उसके खिलाफ ही निकाला।